हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली वीडियोज़ में अपने हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जाना था। इस बार अपन हेपेटाइटिस बी के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस बी जितनी भी हेपेटाइटिस होती हैं A B C D E, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा अलग तरह का टर्न लेने वाली बीमारी है। कई मायने में ये HIV या एड्स से भी ज़्यादा ख़राब है। आज इसी के बारे में अपन जानते हैं। जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डबल स्ट्रैंड वायरस है और ये हेपा DNA वायरस की श्रेणी में आता है। ये जो सेल है, लिवर सेल है, उसमें पहुंच के उसके न्यूक्लियस में जाके वहाँ रिप्लिकेट होता है और फिर वो लिवर सेल को इफ़ेक्ट करता है। तो एक्चुअली जो है, जो हेपेटाइटिस बी है वो दो तरह के टर्म में आता है। जैसे एक्यूट इन्फेक्शन या तुरंत लक्षण पैदा करता है, और दूसरा क्रोनिक जो लेट या 6 महीने बाद जो लक्षण पैदा करता है या परेशानी पैदा करता है, उसको अपन क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। जो एक्यूट इन्फेक्शन है, जैसे कोई मरीज़ किसी के संपर्क में आ जाता है तो उसके 30 से 180 दिन के अंदर उसमें लक्षण आने लग जाते हैं। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के या ब्लड के संपर्क में आया तो इतने टाइम में उसको लक्षण आने लगते हैं, और लक्षण कई सप्ताह तक रहते हैं, और कभी कभी ये 6 महीने तक भी रह सकते हैं, और कभी कभी इसमें रिलैप्स भी हो जाता है। मतलब लक्षण सबसाइड हो गए, कम हो गए, और फिर दोबारा से अचानक लक्षण आते हैं, इसको अपन रिलैप्स कहते हैं। और कभी कभी किसी को 6 महीने से भी ज़्यादा चले जाते हैं, तो उसको अपन क्रोनिक फॉर्म कहते हैं, या पेशेंट क्रोनिक फॉर्म में बदल गया है। जो क्रोनिक जो परेशानी है उसमें ऐसा देखा गया है, जो क्रोनिक फॉर्म होती है वो ऐसा देखा गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी मान लो उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें 90% चांसेज ये होते हैं कि वो क्रोनिक फॉर्म में बदल जाएगा। और अगर 5 साल की उम्र तक इन्फेक्शन होता है तो 10% चांस ऐसे होते हैं कि वो क्रोनिक फॉर्म में बदल जाएगा। और जैसे जैसे लेट एज में इन्फेक्ट होगा, वैसे वैसे क्रोनिसिटी के चांसेज कम होते जाएंगे। जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उसमें से 25% केसेज को सिरोसिस और लिवर कैंसर की परेशानी हो जाती है। इसीलिए ये हेपेटाइटिस ए और बी से अलग हो जाता है। तो 25% केसेज में उसको सिरोसिस मतलब लिवर सिकुड़ने की और कैंसर पैदा होने की परेशानी बढ़ जाती है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि मान लो किसी को इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस बी का, तो उसको क्या लक्षण आएंगे। तो लक्षण सभी हेपेटाइटिस में करीब करीब कॉमन ही होते हैं। जैसे अपन ए और ई के बारे में जाना था, तो लक्षणों में क्या होगा, उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, पीलिया का होना, पेशाब का गाढ़ा होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे तरह के लक्षण आते हैं। और कभी कभी एक्स्ट्रा हेपेटिक लक्षण भी आते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना, किडनी में खराबी होना, और कई ऑर्गन को अफेक्ट करना। ऐसी तरह की परेशानी जब क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है या दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तब ऐसी परेशानी आती है। और जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें से 80% केसेस तो खुद ही स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, 80% केसेस ठीक हो जाते हैं। और बचे हुए लोग हैं उनमें कभी कभी क्रोनिसिटी के चांस या फिर कैरियर रूप में वो आ जाते हैं। कोई लक्षण नहीं रहता लेकिन वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ऐसे मरीजों कहते हैं कैरियर फॉर्म में आ जाता है। मरीज को कोई लक्षण नहीं है, किसी तरह की परेशानी है, रूटीन में मान लो उसने टेस्ट करवाया, जैसे ब्लड डोनेट करने गया या कोई सर्जरी हुई या अस्पताल में और कोई कारण से भर्ती हुआ, तो उसको पता लगेगा कि हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है। फिर अपन ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए और इस हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है। तो हेपेटाइटिस ए और ई के अपन ने पिछले जाना था कि ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों से या फिर दूषित खाना, दूषित पानी, ऐसी चीज़ों और फीकल रूट बताया था, उससे फैलती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो बॉडी फ्लूइड या खून के माध्यम से फैलती है। जैसे माँ से बच्चे को आ जाती है, या जैसे आपने कोई ब्लड ले लिया इन्फेक्टेड पेशेंट का, संक्रमित मरीज का जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित था, उसका ब्लड मान लो चढ़ गया, उसको वो ले लिया, बिना टेस्टेड ब्लड ले लिया, तो अभी हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, या उन लोगों को हेपेटाइटिस बी हो जाती है। और एक परेशानी इसमें होती है, जो IV ड्रग यूजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग IV ड्रग्स लगा लेते हैं खुद ही, या इंट्रामस्कुलर ड्रग लगा लेते हैं, या फिर जैसे सेक्स वर्कर्स हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो इलीगल सेक्स में लिप्त हैं, क्योंकि ये सेमाइनल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड
मुंह में लार, उसके थ्रू भी इसका कीटाणु फैलता है। और इसमें एक खास बात और है, जो इसका जो ब्लड है वो HIV से या एड्स से 50 से 100 गुना ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। ये इसको HIV से भी ज़्यादा ख़राब बनाता है, क्योंकि उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा इन्फेक्टेड है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ जो उससे हेपेटाइटिस की अलग करती है इसको, वो तो केवल एक्यूट फॉर्म में ही रहता था ए और ई, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही फॉर्म में रहता है। और उसके बाद एक और बात है, जो क्रोनिक फॉर्म में उसमें वो लिवर फेलियर, सिरोसिस लिवर या फिर कैंसर में बदल जाता है, जो हेपेटाइटिस ए और ई में नहीं होता था। फिर उसके बाद में ये है कि मान जो हेपेटाइटिस ए और ई थी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन इसकी क्रोनिक फॉर्म के लिए कुछ एंटीवायरल ड्रग अप्रूव्ड हैं, जो टिनोफोविर ऐसी दवाई हैं या इंटरफेरोन दवाई हैं, जो उसको कंट्रोल कर देती है। इस इन्फेक्शन को ठीक तो नहीं करती पर कंट्रोल कर देती है। ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं 70 से 80% में बिना दवाइयों के केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही एक्यूट फॉर्म में सबसाइड हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। केवल 1% पेशेंट ऐसे होते हैं जो एकदम फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस हो जाती है या लिवर फेलियर में पहुंच जाती हैं, तो उनके लिए एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में अपन जाते हैं कि कैसे डायग्नोसिस हो। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है डायग्नोस होना, मरीज को पता लगना कि हेपेटाइटिस बी उसको है या नहीं। क्योंकि चक्कर क्या है, जैसे अपन ने जाना था कि मरीज कैरियर फॉर्म में रहता है, उसको पता ही नहीं होता, उसको कोई लक्षण ही नहीं है कि मेरे को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। और हेपेटाइटिस ए बी सी डी सभी के लक्षण एक से ही होते हैं, तो डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो उसमें एंटीजन को डिटेक्ट होना, एंटीजन का इसमें और वीडियो में अपन बात करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस कोर एंटीजन, फिर उसके बाद एनवेलप हेपेटाइटिस एनवेलप एंटीजन, फिर उसके बाद एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी फॉर कोर एंटीजन, फिर उसके बाद में PCR फॉर DNA हेपेटाइटिस वायरस DNA, और यह होगा उसको वायरल लोड जानने के लिए, तो वायरस का लोड कितना ज़्यादा है वो PCR से पता लग जाता है, वो उसी से अपन ट्रीटमेंट गाइड मिलता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, तो अपन ने जाना ही था एक्यूट फॉर्म में 80% केसेस केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बाकी बचे हुए पेशेंट होते हैं उनको ड्रग्स चाहिए, या 1% पेशेंट जिनमें फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस है उसके लिए एंटीवायरल ड्रग चाहिए। बाकी जब क्रोनिक फॉर्म में बदल जाता है वो पेशेंट, तो उसको वायरल लोड को सबसाइड करने के लिए एंटीवायरल ड्रग चाहिए, या सिरोसिस और कैंसर को रोकने के लिए भी दवाई चाहिए। तो इसमें दवाई दो ही तरह की है मुख्य तौर से, एक तो नंबर है इंटरफेरोन, एल्फा इंटरफेरोन या पिगिलेटेड इंटरफेरोन। तो इसमें उसकी जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, अपने पहले जाना था उसकी 4 जीनोटाइप है। तो मान लो जीनोटाइप ई का है तो 37% में सीरो कन्वर्जन हो जाता है, और बाकी जीनोटाइप से उतना असर नहीं पड़ता है। अब फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका वैक्सीन। वैक्सीन के लिए अपन ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर साल ये मतलब पूरे विश्व में 3.8% पॉपुलेशन है उसको क्रोनिक फॉर्म में इन्फेक्ट करता है, और हिंदुस्तान में करीब 10 लाख मरीज हर साल हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट हो जाते हैं। HIV का तो इन्फेक्शन 0.7% है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का 3.8% है। और फिर उसके बाद में वैक्सीन इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन 98 से 100% प्रिवेंटेबल है, बीमारी को रोक देता है। 1982 में ये इन्वेंट हुआ, 1982 में इसका पता लगा, उसके बाद से यूनिवर्सल प्रोग्राम में शामिल हो गया है। सभी खैर नहीं जानते हैं, पर बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं बच्चे के फर्स्ट डे से ही उसको वैक्सीन लग जाता है। सभी हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन करीब करीब लग रहा है, और इसकी प्रोटेक्शन रेट 20 साल तक चलती है। तो इसकी 3 डोज हैं, जैसे मान लो आज लगा, फिर 6 सप्ताह बाद, फिर 6 महीने बाद। तो कोई भी आदमी 20 साल के 60 साल के बीच में इस वैक्सीन को लगवा सकता है, और इसका प्रोटेक्शन 100% होता है। ख़ासतौर से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ का काम कर रहे हैं, ब्लड के संपर्क में आते रहते हैं या सिरिंज के संपर्क में, क्योंकि सिरिंज भी उसको इन्फेक्ट कर देती है, इससे संपर्क में आते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। फिर अपन देखते हैं बचाव क्या हो सकता है, इस बीमारी से बचें कैसे। तो एक अपन ने
पहले ही जान लिया था कि इसमें एक बहुत अच्छा पार्ट ये हो गया है कि जब से वैक्सीन आया है, जब से उसका इंसिडेंस कम होता जा रहा है। हर साल जो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट है वो डाउन हो रही है। फिर भी कुछ हैं जिससे अपन बच सकते हैं। जैसे अपन मान लो खून चढ़वाना है या खून लेना है किसी का, तो उस खून को पे डोनर वाला खून है जो जिससे खून ले रहे हैं उसको चेक करवा लें कहीं हेपेटाइटिस बी से वो सफ़र तो नहीं कर रहा है, उसको बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे टूथ ब्रश है, बहुत कॉमन चीज़ है घरों में, टूथ ब्रश है तो सभी मेंबर्स उसको इस्तेमाल नहीं करें। मान लो एक को बाई चांस इन्फेक्शन हुआ और पता नहीं है तो दूसरे को लगने का खतरा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद रेजर ब्लेड है वो अगर कॉमन होंगे तो भी इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में है आईवी ड्रग्स या सिरिंज को रिसाइकल या बार बार उपयोग में नहीं लाना है। जैसे ही अब डिस्पोजेबल का ट्रेंड वैसे भी आ गया है, एक ही सिरिंज से मल्टीपल इंजेक्शन या बार बार इंजेक्शन नहीं लगाने। अभी लगवाया इंजेक्शन, फिर गर्म कर लिया, फिर लगाया, फिर गर्म किया, फिर लगाया, तो वो वाला ट्रेंड नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने पिछली बार भी की थी, जो इलीगल सेक्स है वो भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। क्योंकि चक्कर क्या है कि मतलब जो ये वेजाइनल फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड दोनों से फैलता है और मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं या मल्टीपल रिलेशंस होते हैं तो फिर इसमें तरह की बीमारी आ जाती है और कई बार बहुत ख़तरनाक रूप में बदल जाती है। क्योंकि हर साल पूरे विश्व में 8,20,000 लोगों को ये निगल लेता है। तो आज ऐसे करके अपन ने जाना था कि हेपेटाइटिस बी में कि कितनी ख़राब बीमारी है, लेकिन साथ में इसका बचाव भी है और साथ में वैक्सीन भी है। अपन समझेंगे तो बच भी सकेंगे बीमारी से और लोगों को बचा भी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार भी रखें। थैंक यू।